आज़ादी.me पर आज हमारे साथ है नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर आरसी जैन। उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है जैन साहब जी। आप हमें ये बताइए कि निसा क्या है और इसके गठन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमने नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के नाम से एक संस्था का गठन किया है ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें करीब आज की डेट में 5 और 6 हज़ार के बीच में मेंबर हैं। और इसके गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिस तरीके से आज राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से या और कई तरीके से जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं जो छोटे छोटे इलाके में गरीब परिवारों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके सामने एक बड़ा भीषण संकट पैदा हो गया है सरकार की कुछ नीतियों के कारण। और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया, जिसके माध्यम से हमने एक बहुत बड़े वर्ग को इस निशा के साथ हमने जोड़ा है। आपके इस अलायंस में अब तक देश भर के कितने स्कूल सदस्य बन चुके हैं और आप उन लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं अपने अलायंस से बने रहने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जहां तक हमारा ये इसका है कि इसमें अगर मैंने अभी बताया कि 5 और 6 हज़ार के बीच में मेंबर हैं, और इसमें हम उनको यहाँ दिल्ली में, कभी पटना में, कभी हमने हैदराबाद में, इसके लिए हम इनकी कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इन स्कूलों को एक बेहतर एजुकेशन व्यवस्था कैसे दी जाए, कैसे टीचर के साथ एक तालमेल बैठा करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, कम साधन होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर ना होने के बावजूद भी कैसे एक एजुकेशन बेहतर दी जाए, उसके लिए हम इनको समय समय पर जो एनजीओज हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जैसे सीसीएस है या और कई संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, और उनको जो शिक्षा में आजकल नए बदलाव हो रहे हैं, जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते बजट स्कूल होने के कारण, उनकी सब इनको जानकारी देते हैं। अलायंस के गठन के जो मुख्य बिंदु हैं जिन पे आप लोग फोकस करते हैं, जिनको लेके आप अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? मुख्य बिंदु यह है कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तब से दिल्ली में नहीं ऑल ओवर इंडिया में जो बजट प्राइवेट स्कूल हैं उनके सामने एक बड़ा समस्या पैदा हो गई। पहली तो बात यह है कि इन स्कूलों में हम चूंकि गरीब बच्चों को ही पढ़ाते रहे, ऐसे स्कूलों में आरटी आपने लागू कर दिया तो इन स्कूलों में एक प्रभाव पड़ा है। दूसरा यह है कि आरटी के कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको अगर सख्ती से लागू किया जाता है तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। मसलन कुछ स्कूल दिल्ली में जैसे है कि पुराने नॉर्म से रिकॉग्नाइज कर रखा, अब उनको नए सिरे से एक फॉर्म 1 भर के देना है। उस फॉर्म में अगर आप कई चीजें ऐसी हैं जो अब पूरी नहीं की जा सकती तो उनको बोल दिया गया कि 3 साल में वो अपने स्कूल को बंद करें। दूसरा, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उनको बोल दिया गया कि आप इन स्कूलों को विदिन 3 ईयर्स रिकॉग्नाइज कराएं और नहीं तो फिर ये भी आपको बंद कर दी जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार तक इनकी इंपॉर्टेंस को पहुंचाने के लिए, इनके योगदान को पहुंचाने के लिए हमने निशा का गठन किया। और मेनली हमारा प्रयास यह है कि सरकार इनकी उपयोगिता को समझे, इनके योगदान को समझे और इनके लिए अलग से कानून बनाना पड़े तो बनाए, ना कि इनको भी उन बड़े स्कूलों की नजरिए से देखे। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली में ही करीब 80% स्कूल ऐसा है, और दिल्ली नहीं ऑल ओवर इंडिया में, मैं तो कई स्टेट में गया हूं नेशनल कोऑर्डिनेटर के नाते, हर जगह ऐसे स्कूल हैं जो छोटे छोटे इलाकों में चल रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में चल रहे हैं, पुनर्वास बस्तियों में चल रहे हैं, रिहेबिलिटेड कॉलोनीज में चल रहे हैं, रेगुलराइज कॉलोनीज में चल रहे हैं, जहां गवर्नमेंट स्कूल बना नहीं पाई, डीडीए या जो लैंड ऑनिंग एजेंसी स्टेट की है वो वहां पे लैंड दे नहीं पाई। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े वर्ग को जो फीडबैक दिया जा रहा है इन स्कूलों के माध्यम से, उनके सामने आज संकट अगर यह है कि अगर ये बंद होते हैं तो करोड़ों बच्चा, जो हमारा एक अभियान है कि सर्व शिक्षा अभियान है, सबको शिक्षा मिले, सब पढ़े सब बड़े, वो प्रभावित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमने मिलकर के एक मुहिम चला रखी है कि किस तरह से सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाया जाए। जैन साहब, अक्सर बात होती है बजट स्कूलों की, बजट प्राइवेट स्कूलों की। ये बजट प्राइवेट स्कूल क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बजट प्राइवेट स्कूल से हमारा मीनिंग है कि वो स्कूल जो बहुत कम फीस लेकर के और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसमें हमने किसका 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 600, 700 रुपये तक भी जो स्कूल फीस ले रहा है, उन स्कूलों को हमने बजट स्कूल की श्रेणी में रखा है, जहां पर
बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे स्कूलों को हमने बजट श्रेणी की स्कूल में रखा है, बजट प्राइवेट स्कूल में रखा है, जिनके ऊपर सरकार ने रिकॉग्निशन दी है नहीं दी है, और वो प्योरली निजी स्कूल हैं, संस्थाएं उनको चला रही हैं, जिनको सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती। इवन दो सरकार से जो टैक्स वगैरह भी जो इन स्कूलों से लेती है वो भी गवर्नमेंट जो है ना उसी प्रकार से लेती है जैसे बड़े स्कूलों से लिया जाता है। ऐसे में इनकी कमर टूट जाती है। तो ये बजट प्राइवेट स्कूल वो हैं जो बहुत ही लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, और विशेष तौर से वो बच्चे जिनका गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाया, गवर्नमेंट सिस्टम से जिनका विश्वास उठा है, और जो बड़े स्कूलों में जा नहीं पाते बच्चे, ऐसे स्कूलों को जो स्कूल फीडबैक दे रहे हैं बच्चों को, वो बजट प्राइवेट स्कूल कहलाते हैं। शिक्षा का अधिकार जो कानून है उसके तहत ये बजट स्कूल किस तरीके से प्रभावित होते हैं, और आप लोगों का क्या सुझाव है जिससे इन्हें अप्रभावित? इसका विरोध करते हैं कि इसमें जो एक क्लोज डाल दी गई कि एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया और वो अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के और ये कहता है जी मेरी 13 साल की उम्र में एज के हिसाब से मुझे 7th क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए, तो इसमें ये नियम है कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, मुझे उसको साल के 12 महीने में किसी भी दिन आएगा तो एज के हिसाब से उसको एडमिशन देना पड़ेगा। एक बच्चा 14 साल का, उसको एज के हिसाब से मुझे 8th में एडमिशन देना पड़ेगा, और अगर वो सेशन समाप्त होने के 1 महीना पहले भी आता है तो मुझको उसको एडमिशन देना पड़ेगा, और 1 महीना समाप्त होने के बाद उसको मुझे एलिमेंट्री पास कर लिया उसने एजुकेशन, उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एक हम इसका विरोध करते हैं, ये बच्चे के साथ सीधे सीधे उसके साथ अन्याय है। दूसरा ये है कि इसका हमारा विरोध ये भी है कि आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं बोर्ड बैंक का। मैंने कहा मैं 25% नहीं, मैं 100% पढ़ाने को तैयार हूं। आप मेरे को क्यों ये इंसिस्ट करते हैं कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में या रेगुलर बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाऊं? मैं इवनिंग शिफ्ट में 100% बच्चा पढ़ाने को तैयार हूं, आप मुझे टीचर की सैलरी दे दें। पर सरकार ने इसके माध्यम से देखिए चोरी छिपे कैसे रास्ता निकाला है। कल ही मैं देख रहा था कि सरकार ने जो डे बोर्डिंग स्कूल हैं, जो बोर्डिंग स्कूल हैं, उनको इसके आरटी के बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया। कोर्ट ने माइनॉरिटी स्कूलों को इससे बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में जो एनजीओज हैं, जो सेवाएं काम कर रही है, निःशुल्क सेवा काम कर रही हैं, वो प्रभावित होंगे, जिसका प्रभाव हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पे पड़ना निश्चित। आरटी के तहत वो कौन से प्रावधान हैं जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या समान वेतन को लेकर वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपकी आपत्ति है और वो क्यों है? कुछ तो मैंने अभी आपको बता ही दिए कि भाई रिजर्वेशन का आपत्तिजनक है, रिकॉग्निशन कंपलसरी आपत्तिजनक है, बच्चे की कॉर्पोरेट पनिशमेंट के लिए आपने जो बच्चे के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया, पेरेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया, उस पर मेरे को है कि इनका भी होना चाहिए। इसके बाद आपने जो ये बात इसमें रख दिया कि सैलरी एट पार विद द गवर्नमेंट, उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। इसके बाद जो आपने कहा कि जो स्कूल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है उनको भी रिकॉग्निशन के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर मेरी आपत्ति है। और उसमें आपने एक शर्त जोड़ दी कि जो आरटीई के रूल्स को फॉलो करेगा उसको हम फर्दर रिकॉग्निशन देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। तो ये तो एक धींगा मुस्ती है, इसका हम विरोध करते हैं। तो अब आप लोगों का आगे की योजना क्या है? इस मुहिम को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे, और क्या सरकार को आप लोगों ने विरोध जताया है? अगर जताया है तो किस प्रकार से? देखिए, इसके माध्यम से हमने ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसके माध्यम से हमने लाखों की तादाद में केंद्र सरकार को चिट्ठियां भिजवाई हैं, जिसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी निकाला था पिछले साल, जिसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट से क्या परेशानी है, क्या इसमें सुझाव हो सकते हैं, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सजेशन कॉल की थी, जिसमें मेरी पार्लियामेंट में मेरी उपस्थिति भी हुई थी और 31 मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी थी, जिसमें मुझे आधा घंटे बोलने का मौका दिया और मैंने वहां अपनी बातें रखी। अब इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इसमें जो ये लागू करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जैन साहब, छात्रों को एक फंड देने की बात की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक संस्था है, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, जो छात्रों को सीधे वाउचर देने की बात करती है। सरकार जो स्कूलों को फंड देते हैं, वो ये संस्था कहती है कि छात्रों को आप डायरेक्ट वाउचर दें ताकि वो अपने मनपसंद स्कूलों में जाके दाखिला ले सकें और पढ़ाई कर सकें। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो ये एक वाउचर सिस्टम है, इसका मैं समर्थन करता हूं और उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, बल्कि आपके इसी प्रयास से प्रभावित होकर के हमने सरकार को कहा है कि आप डायरेक्ट फंड स्कूलों को ना दें। आप
बच्चे को दीजिएगा, जहां उसकी इच्छा होगी वो वहां जाए। बल्कि इसी बात से प्रभावित होकर के अभी मैंने दिल्ली के स्कूलों में एक मुहिम चलाई है कि भाई एक पेरेंट्स जो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा और ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना ही वो SC ST है जिनको फीस रिम्बर्स होती, ना ही वो माइनॉरिटी का, वो मजबूर होकर के गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है नहीं। तो मेरी सरकार से एक ही मांग है आपके माध्यम से कि जो गवर्नमेंट का एक बच्चे पे खर्च आता है वो उस बच्चे को वो नगद दे दे और उस पैसे को लेकर के वो बच्चा जिस मर्जी स्कूल में जाए, ना कि वो आपके स्कूल में जबरदस्ती पढ़े, मन मार के पढ़े। उस बच्चे को उतना पैसा आप नगद दे दो जो उस पैसे को लेकर के किसी भी अच्छे स्कूल में जाए और वहां पे शिक्षा ग्रहण करे। आपका भी बोझ कम होगा, जितना पैसा आपका एक बच्चे पे खर्च हो रहा है वही पैसा मैं उसके लिए मांग रहा हूं आपसे। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा सुधार शिक्षा के क्षेत्र में आ सकता है। ये थे नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के नेशनल कोऑर्डिनेटर मिस्टर RC जैन, जिन्होंने हमसे स्कूलिंग, शिक्षा की प्रणाली और सारी बातों पे बेबाकी से अपने राय रखे। हमारी शुभकामनाएं हैं RC जैन जी आपके साथ। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अविनाश चंद्र, आजादी.me।